हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र कुमार फिर से अपने चैनल द टारगेट चेजर में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने जाना था कि आवेश किस प्रकार से किसी पदार्थ पे आते हैं और किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। जहां हमने ये पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ पे यदि बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उस पदार्थ पे ऋणावेश आ जाता है, और यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पदार्थ पे धनावेश आ जाता है, या और वो पदार्थ धनावेशित हो जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आवेशों के गुण क्या होते हैं, क्योंकि बिना आवेशों के गुण के बारे में जाने हम आवेश के बारे में सभी बातों को नहीं जान सकते। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि आवेशों के गुण क्या होते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एयरफोर्स, नेवी, SSR है ना, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से कई क्वेश्चंस है ना हर साल निकल के आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवेशों के गुण के बारे में। तो जो पहला आवेश का गुण होता है वो ये होता है कि किसी पदार्थ का आवेश वह गुण होता है जो वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है या उसका अनुभव कर सकता है। इसका मतलब क्या है, आपको थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स लगेगा, आखिर ये अर्थ क्या है वैद्युत प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। तो अभी इस बात को आप फिलहाल के लिए आप बस रट जाइए कि इसका अर्थ यही है कि जो पदार्थ होते हैं, आवेश होते हैं, वो कई चीज़ों को अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं, है ना। जहाँ पे हम पढ़ेंगे वैद्युतीय चैप्टर में, और साथ ही साथ इसके चुंबकत्व वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बस इतना जानिए कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है या उसका अनुभव भी कर सकता है। ठीक है। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, हम उसके मात्रक के बारे में बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एसआई मात्रक के बारे में, जिसको हम एमकेएस मात्रक भी कहते हैं। तो एमकेएस मात्रक जो होता है उसका एम्पियर सेकंड, या उसी को हम कूलम बोलते हैं, है ना, एम्पियर सेकंड या कूलम। तो ये तो इसका एसआई मात्रक हो गया, ज़्यादातर हम कूलम का यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन अब उसके हम सबसे छोटे और सबसे बड़े मात्रक की बात करें, है ना, सबसे छोटे और सबसे बड़े मात्रक, तो जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो इसके सीजीएस पद्धति में होता है। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में या क्लास 11th में कि जो जब मात्रक पढ़ाया जा रहा था तो आपको बताया गया होगा कि 3 तरह की पद्धति पाई जाती है, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। जिसमें एमकेएस पद्धति का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड और सेकेंड। अब इसका डीप मैं छोड़ देता हूँ आप पे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बस इतना जानिए कि जो एमकेएस पद्धति में इसका यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो एम्पियर सेकेंड या कूलम होता है। लेकिन हम बात करें इसके सीजीएस पद्धति के बारे में, सीजीएस इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए, इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलम, या इसी को हम बोलते हैं ESU। क्या होता है ESU या स्टेट कूलम, या उसी को हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, है ना। याद रखिएगा, सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो स्टेट कूलम, या उसी को हम फ्रैंकलिन बोलते हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है, सबसे छोटा मात्रक होता है क्या हमारा, स्टेट कूलम, है ना, स्टेट कूलम। अभी हम बताएंगे कि एक कूलम में कितने फ्रैंकलिन या कितने स्टेट कूलम पाए जाते हैं। तो फिलहाल आप ये समझिए कि जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, स्टेट कूलम। जो सीजीएस पद्धति का मात्रक है उसी को हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, है ना। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड या कूलम होता है। बात करते हैं हम आवेश एक कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। देखिए, बच्चे क्लास 9 से 10th में आ गए, 10th से 11th में आ गए, 11th से 12th में आ गए, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं होता है या क्लियरिटी नहीं होती है दिमाग में कि स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशियाँ है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ कि अदिश राशियाँ वास्तव में होती कौन सी हैं। देखिए, हर क्वांटिटी, हर राशि अपने साथ 2 चीज़ों को इन्वॉल्व करती है, एक तो परिमाण की और दूसरा अपने साथ दिशा की। तो किसी भी राशि का परिमाण यदि दिशा के साथ बदल जाता है ना, दिशा के साथ अगर परिवर्तित हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि वो जो राशि है सदिश राशि है। मेरी बात समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई भी क्वांटिटी है, उस राशि को अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में ले करके जाएँ और वो राशि का जो परिमाण है समय दिशा के साथ बदल रहा है, तो हम ये कहेंगे ये राशि अपने साथ दिशा को इन्वॉल्व करती है, अपने साथ दिशा रखती है, इसलिए इसका मान हर जगह अलग अलग डायरेक्शन में जाने पे इसका मान बदल जा रहा है। लेकिन हम जब आवेश को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके गए तो इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, है ना। इसकी जो वैल्यू थे, 4 कूलम का आवेश अगर यहाँ पे है, 4 कूलम का आवेश यदि नॉर्थ डायरेक्शन में है तो 4 कूलम का आवेश साउथ डायरेक्शन में भी होगा,
है ना। यदि चालू कलाम का आवेश लंदन में है तो चालू कलाम का आवेश भी भारत में ही होगा। आप कहीं भी किसी भी चार्ज को लेके जाइए, उसके परिमाण में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो जब किसी भी राशि के साथ ऐसा होता है तो राशि किस में पाई जाती है? अदिश राशि में पाई जाती है। अदिश राशि का मतलब होता है कि आप उसको कहीं भी लेके जाइए, आप उसको नॉर्थ पोल पे लेके जाइए, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे लेके जाइए, उसके मैग्नीट्यूड में परिमाण में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे राशियों को कहा जाता है अदिश राशि। तो जब चार्ज को देखा गया कि इसके परिमाण में, इसके मैग्नीट्यूड में दिशा के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये कहा गया कि जो चार्ज है वो एक अदिश राशि है ना, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अगला जो प्रॉपर्टी है वो ये है, आवेश को हम आसानी से स्थानांतरण कर सकते हैं या आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। आवेश का स्थानांतरण करने का मतलब है कि अगर आवेश एक जगह है तो हम उसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये मार्कर है, इस मार्कर से आवेश हम इस व्हाइट बोर्ड में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि आवेश का स्थानांतरण कितने तरीके से किसी पदार्थ पर किया जा सकता है ना। आवेश का स्थानांतरण मुख्यतः 3 विधि से किया जाता है। एक तो चालन विधि द्वारा, दूसरा घर्षण विधि द्वारा और तीसरा प्रेरण विधि द्वारा, जिसमें 2 विधियां जो संपर्क वाली होती हैं और जो अंतिम विधि होती है तीसरी, वो बिना संपर्क वाली होती है। मतलब मेरे कहने का है कि हम आवेश को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में संपर्क के भी माध्यम से और बिना संपर्क के भी माध्यम से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि जब भी डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजना होता था, है ना, तो हम कंप्यूटर में डेटा केबल को उसका प्लग अंदर करते थे और फिर कई विधियाँ होती थी जिसमें मोबाइल के साथ पर्सनल कंप्यूटर भी कनेक्टेड रहता था। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, बिना कांटेक्ट में आए भी हम एक डाटा को दूसरे जगह आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसी विधि को हम बोलते हैं ना बिना कांटेक्ट में, है ना, विदाउट एनी कांटेक्ट। तो आवेश का स्थानांतरण भी कांटेक्ट में आकर भी और बिना कांटेक्ट में आए भी की आसानी से किया जा सकता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, है ना। अगला जो टॉपिक है वो ये है कि इसी के बारे में है कि आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ संबद्ध होता है। क्या होता है? आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ संबद्ध होता है। आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ संबद्ध होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, दुनिया में द्रव्य कहा जाता है कि जिस किसी भी वस्तु में द्रव्यमान है ना, कुछ न कुछ द्रव्यमान है, कुछ न कुछ उसका आयतन है, डेंसिटी है, वो मैटर की श्रेणी में आती है, द्रव्य की श्रेणी में आती है। उसके पास द्रव्यमान है तो उसका अस्तित्व है दुनिया में, वरना अगर उसके पास द्रव्यमान नहीं है तो संसार में वस्तु ही वो नहीं है ना। जैसे इस मार्कर आपको दिख रहा है तो पक्का है कि इसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान अवश्य होगा। ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये एक वस्तु है और इसके पास भी द्रव्यमान होगा ही होगा। तो कहने का मतलब है कि हमने लिखा है कि आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ संबद्ध होता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ पे जो आवेश होता है ना, तभी हो सकता है जब उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, है ना। किसी भी पदार्थ पे आवेश तभी आ सकता है जब उसके पास कुछ न कुछ पहले से क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। मतलब कि अगर द्रव्यमान है तो आवेश है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है ना, कि आवेश है। तो मेरी बात समझिए, ये जरूरी नहीं है कि अगर द्रव्यमान है तो उस पर आवेश है, लेकिन ये पक्का है कि अगर आवेश है तो उस वस्तु पर द्रव्यमान होना ही होना है ना। मतलब बिना द्रव्यमान का किसी भी पदार्थ पे आवेश का आना संभव नहीं है। किसी भी पदार्थ पे यदि आवेश आ रहा है तो पक्का है उसके पास द्रव्यमान होना ही होना है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि उसके पास द्रव्यमान है तो आवेश होगा ही होगा, है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि अगर आवेश को आना है उस पदार्थ पे तो उसके पास द्रव्यमान होना ही होना है। अगर किसी भी पदार्थ के पास, किसी भी कण के पास यदि मास नहीं है तो उस पर कभी भी चार्ज आ ही नहीं सकता। जैसे यदि हम फोटान के बारे में बात करें, फोटान एक पार्टिकल होता है ना, फोटान, और फोटान का जो विराम द्रव्यमान होता है, रेस्ट मास उसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसी को मास बोलते हैं, विराम द्रव्यमान उसका 0 होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी फोटान पे कभी भी कोई चार्ज आ ही नहीं सकता है। फोटान कभी आवेशित तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका जो मास है वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो
जो आवेश होते हैं वो हमेशा द्रव्यमान के साथ संबद्ध होते हैं। अगर उन पे आवेश आ रहा है किसी पदार्थ पे तो उनके पास पहले से कोई ना कोई कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना ही होना है। अगर नहीं है तो उस पे उन पे आवेश कभी भी जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा, है ना। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बात करते हैं कि ESU, है ना, इंस्टेड कूलाम और फ्रैंकलिन में, है ना, और सीजीएस और कूलाम में क्या रिलेशन होता है, और साथ हम ये भी जानेंगे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, और उसके छोटे छोटे कुछ और मात्रक के बारे में भी हम जानेंगे। तब तक इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं आगे, है ना, आवेशों के मात्रक के रिलेशन के बारे में। देखिए, एक कूलाम जो कि एसआई पद्धति का मात्रक होता है, यदि हम इसको चेंज करते हैं सीजीएस पद्धति में, जो हमने लिखा था ESU होता है। देखिए, कूलाम बहुत बड़ा मात्रक होता है ना। इसमें लगभग 3 × 10⁹ ESU यानी कि स्टेट कूलाम पाए जाते हैं, ठीक है। और इतना ही 10⁹ फ्रैंकलिन भी पाया जाता है। तो ये रिलेशन याद रखिएगा कि एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU या 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन आवेश पाए जाते हैं। आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम, एसआई मात्रक, बहुत बड़ा मात्रक होता है। कितना बड़ा मात्रक होता है हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, है ना। फिलहाल ये जानिए कि आवेश के दो भी और मात्रक होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टेट कूलाम और फ्रैंकलिन, है ना। जिसमें स्टेट कूलाम, एक कूलाम में 3 × 10⁻⁹ लगभग 9 और उतना ही 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन भी पाया जाता है, ठीक है। तो इन दो टॉपिक को, ये जो इन मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है ESU और फ्रैंकलिन में, इनको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये हमेशा पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि एक कूलाम में, है ना, सीजीएस पद्धति में यदि इसको बदला जाता है तो कितना आवेश निकल के आता है और उसका मात्रक क्या होता है। तो एक कूलाम को सीजीएस पद्धति में बदलेंगे तो कितना आएगा, 3 × 10⁹ और क्या होगा, ESU यानी कि स्टेट कूलाम, इसी को बोलते हैं हम, ठीक है, याद रहेगा। और ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा मात्रक होता है किसके लिए, आवेश के लिए। दोनों के दोनों सबसे छोटा मात्रक, याद रखिएगा, सबसे छोटा मात्रक। तो फिर बात आती है कि सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। और एक फैराडे में लगभग 96,500 कूलम आवेश पाए जाते हैं। 96,500 कूलम आवेश पाए जाते हैं। और आज तक कभी भी किसी पदार्थ पे एक फैराडे आवेश देखा ही नहीं गया है ना। ये सिर्फ बना दिया गया है नाम का। ये बहुत कूलम ही बहुत बड़ा मात्रक होता है आवेश के लिए, है ना। इतना तो बहुत ज़्यादा है ना। तो मेरी बात समझ गए। याद रखिएगा, जो एक फैराडे होता है कैसा होता है, सबसे बड़ा मात्रक। फैराडे किसका मात्रक है, देखिए, फैराड और फैराडे दोनों में अंतर है। फैराड के बारे में आगे जानेंगे संधारित्र वाले चैप्टर में। यहाँ जानिए फैराड और फैराडे दो कंफ्यूज वाले चीज़ हैं। फैराडे किसका मात्रक होता है, आवेश का, है ना। और इसको हम चेंज करेंगे कूलम में तो कितना आता है, 96,500। और ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। याद रहेगा ये चीज़ें, ठीक है ना। चलिए इतना नोट कर लीजिए। और एक हम सबसे यूनिक एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे, है ना, आवेश के गुणधर्म के बारे में, कि आवेश को यदि किसी आवेश को यदि हम गति अवस्था में ला दें, किसी पदार्थ पे आवेश दे दें और उस पदार्थ को गति अवस्था में हम ला दें तो उस पे आए गए आवेश के परिमाण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे, सुनिएगा ध्यान से, हमने क्या कहा है। किसी भी पदार्थ पे यदि आवेश की मात्रा आ जाती है और उस आवेश को गतिमान कर दिया जाता है तो उस पदार्थ पे आए गए आवेश की मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि एक, जैसे ये मान लीजिए कि ये मार्कर है, इस मार्कर पे 2 माइक्रो कूलम आवेश आ गए। कितने, 2 माइक्रो कूलम। मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए, आवेश बहुत बड़े मात्रक होते हैं जिसमें आवेश का मात्रक बहुत बड़ा कूलम होता है। तो इसको यदि हम चेंज करना चाहें छोटे छोटे मात्रक में तो 1 कूलम बराबर लगभग 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम होता है ना। या 1 कूलम बराबर 10⁻⁻9 नैनो कूलम होता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ये प्लस में रहेगा। ये 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम और 1 नैनो कूलम इक्वल टू 10⁻�9 कूलम। ये रिलेशन होता है माइक्रो कूलम और नैनो कूलम में, ठीक है। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। ये कैमरे में आ रहा है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ।
आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए इन्हीं का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को जब हम सॉल्व करते हैं आवेश वाले चैप्टर में, स्थिर वैद्युत में, तो इनका ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, ये काफ़ी कम आते हैं, इनका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब था, इसको नोट कर लीजिएगा, मेरे कहने का मतलब था कि अगर किसी पदार्थ पे आवेश आ जाता है और वो आवेश गतिमान हो जाता है या वो पदार्थ ही गतिमान हो जाता है जिस पे आवेश आया हुआ है, तो फिर उस पर आएगा आवेश की मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर कोई पदार्थ है जिस पे आवेश है ना, यानी आवेश यदि विराम में है तो भी उतना ही उस पे आवेश रहेगा, है ना, और यदि आवेश किस अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है, तो भी उस पे आवेश की मात्रा उतनी ही रहेगी जितना कि पहले था। देखिए इस बात को मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका अर्थ अभी आपको समझ में आएगा, है ना। अगर ये मार्कर 0 मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है तो इस पे 2 माइक्रोकूलम का आवेश है। यदि हम इसको खूब तेज़ी से फेंक दें लगभग 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो हम ये कहें कि इस पे आवेश की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम कहेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आवेश जितना किसी पदार्थ में विराम में होता है उतना ही किस में पाया जाता है, गतिशील अवस्था में पाया जाता है। अब मैंने इस बात को क्यों बताया आपके समझिए। देखिए आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे, है ना, बीएससी वगैरह करेंगे, तो आप उसमें पढ़ेंगे, है ना, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी सापेक्षता का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? सापेक्षता का सिद्धांत, जहाँ पे ये पढ़ाया जाता है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है ना, वेग के साथ बदल जाता है। m = m0 अंडर रूट में 1 - v² c², है ना। यदि कोई वस्तु गतिशील हो जाती है ना, लगभग उसका वेग लगातार बढ़ता चला जाता है, तो उसका द्रव्यमान भी समय वेग के साथ बढ़ता चला जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, हम क्या कह रहे हैं? यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लगभग प्रकाश के वेग की रफ्तार से प्रकाश के वेग तक चला गया, तो हम ये कहेंगे उस वस्तु का वेग बढ़ करके अनंत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो द्रव्यमान होता है सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार बदल सकता है। यदि हम 10 kg के हैं, हमारा द्रव्यमान 10 kg है, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा मेरा द्रव्यमान 10 kg ही रहेगा। यदि हमको बहुत तेज़ी से फेंक दिया जाए लगभग प्रकाश के वेग से, है ना, तो हमारा जो मास होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब अनंत हो जाएगा, यानी हमारा मास बढ़ करके बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आवेश पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर इसको ज़रूर करिएगा। और एक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बेहिचक लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देने का प्रयास अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में आवेशों के क्वांटीकरण, है ना, और आवेशों के कुछ अन्य गुणधर्मों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।